नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सोनाली फोगाट की हत्या के ठीक बाद फार्म हाउस से हटाया गया सीसीटीवी फुटेज, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के कटिहार में लापता लड़की का कत्ल, मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप। बिहार में पिछले 24 घंटों में 5 वारदातों से हड़कंप। सूरत में आप नेता पर हमला, केजरीवाल ने बीजेपी के लिए कही बड़ी बात। बिहार में कानून की गिरफ्त के बाद बिहार के कानून मंत्री की छुट्टी, अब कार्तिक कुमार को दिया गया विभाग। बिहार में बिना अनुमति सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग पर कांग्रेस का बड़ा बयान, मदन मोहन झा ने कही बात। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट हत्याकांड में पुलिस लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। इस मसले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि सोनाली फोगाट की हत्या के ठीक बाद हिसार में सोनाली के फार्म हाउस से सीसीटीवी फुटेज को हटा दिया गया। यहां से सीसीटीवी का डीवीआर चोरी हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। परिवार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच के लिए गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा पहुंच गई है, जहां हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे मामले की छानबीन लगातार चल रही है। बता दें कि फिलहाल उस ऑपरेटर की तलाश लगातार जारी है जो सबूत लेकर फरार हो गया था। पुलिस कोशिश कर रही थी कि सीसीटीवी का डीवीआर सुरक्षित बरामद कर लिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस पूरे केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। सोनाली फोगाट की हत्या के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, बता दें, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोनाली फोगाट की हत्या पैसों के लिए हुई। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है। और दूसरा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या 100 करोड़ की संपत्ति उनकी मौत की वजह बनी। इसके अलावा नेताओं के साथ सोनाली फोगाट के संबंध को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें आपसी दुश्मनी का एंगल भी हो सकता है। तो ये तमाम बातें सोनाली फोगाट मामले को लेकर सामने आ रही हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही अपराधियों की बहार आने लगी। आपको बता दें कि बिहार का क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना से लेकर छोटे शहरों तक अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हत्या के 5 वारदातों को अंजाम दिया गया है और मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। इसके अलावा पिछले 48 घंटे में गोलीबारी कई घटनाओं पर हुई है। कहीं लूट तो कहीं बदमाशों ने गोलियां बरसाई हैं। 5 रुपए के लिए दुकानदार की भी हत्या कर दी गई है। रोहतास में सरेआम लूटपाट और माधेपुरा में एक युवक की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि कटिहार में युवती की हत्या, नाबालिग से गैंगरेप, ये वो वारदातें हैं जो पिछले 24 घंटों में हुई हैं। इन घटनाओं को देखने के बाद यही लग रहा है कि ये कैसा सुशासन है, ये सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि माधेपुर के बाद रोहतास में दिन में उजाले में 2 बदमाश दुकान में दाखिल होते हैं और बंदूक का भय दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि लुटेरे 15 से 20 लाख रुपए का आभूषण अपने साथ ले गए। लुटेरे अपनी पहचान छिपाने के लिए काले रंग के हेलमेट पहनकर आए थे। तो बता दें कि बिहार में बीते 24 घंटों में लगातार ये वारदातें सामने आई हैं और बता दें कि मामले के बाद पुलिस लगातार जांच में जुट गई है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में चल रहा घमासान अब गुजरात तक पहुंच गया है। गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री और जनरल सेक्रेटरी मनोज सोरठिया पर मंगलवार शाम सूरत के सरथाना रिमांड इलाके में जानलेवा हमला हुआ। आपको बता दें, इस हमले में सोरठिया गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर पर चोट आई है। बताया गया है कि जिस वक्त यह हमला हुआ तब सोरठिया सूरत में पार्टी के मुख्य कार्यालय के पास चौराहों पर पार्टी द्वारा आयोजित गणेश उत्सव के कार्यक्रम की तैयारियां का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान कार सवार कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद दोनों पार्टियों के बीच चल रही तकरार और बढ़ सकती है। इस हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। गुजरात के आम आदमी पार्टी के नेता से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं ने इस मामले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और उस पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि गुजरात आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है। बताते हैं कि अवैध शराब की बिक्री हो या करप्शन, वो बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। हमले में कुछ देर बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मैदान में आ गए। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए एक ट्वीट कहा कि केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि इस तरह विपक्ष के लोगों पर हमला करना सही नहीं होगा। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आ रही है। ट्वीट के जरिए उन्होंने बात कही है, साथ ही बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की गई है।
बिहार सरकार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया है। वारंट के विवादों में चल रहे नीतीश कैबिनेट के कानून मंत्री कार्तिक कुमार को अब गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया है। वहीं गन्ना उद्योग मंत्री शमीम अहमद को कानून मंत्री बनाया गया है। बता दें कि आरजेडी के विधान परिषद सदस्य कार्तिक कुमार पटना स्थानीय निकाय में 2022 में एमएलसी बने हैं। आपको बता दें कि मोकामा के रहने वाले कार्तिक शिक्षक भी रह चुके हैं। इसकी वजह से समर्थक के बीच कार्तिक मास्टर के नाम से मशहूर हैं। बता दें कि कार्तिक पूर्व विधायक अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। अनंत सिंह भी इन्हें मास्टर साहब कहकर बुलाते हैं। कार्तिक के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 3 गंभीर धाराओं समेत 23 धाराओं में मामले दर्ज हैं। कार्तिक कुमार उस वक्त सुर्खियों में आए जब कानून मंत्री बनते ही उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया था, जिस पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। इसके बाद एक और जहां सीएम नीतीश कुमार ने कहा था उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, तो वहीं राजद ने भी सफाई दी थी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी कहा था कि अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ महागठबंधन सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। ना बेवजह किसी को फंसाया जाएगा और ना किसी दोषी को बचाया जाएगा। बिहार में बिना अनुमति सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग पर महागठबंधन में संकट गहरा गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि महागठबंधन के नेता इस पर अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन हो रहा है, जनता में गलत संदेश जा रहा है। इस विषय पर महागठबंधन के दल अलग अलग बयानबाजी ना करें। मदन मोहन झा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि महागठबंधन की बैठक बुलाई जाए, इस बात पर निर्णय हो कि सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। मदन मोहन झा ने कहा कि बैठक में जो भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा उसको ही लागू किया जाएगा। कांग्रेस इस पक्ष में है कि हालांकि किसी एक दल के कहने पर सीबीआई की एंट्री पर रोक लग जाए ये संभव नहीं। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की अकेली सरकार नहीं। उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्ति पर कुछ सरकारी विभागों की भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है और कांग्रेस मांग कर रही है कि केंद्र सरकार को इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। जब मदन मोहन झा ने इस पर सवाल पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि आरजेडी कोटे के मंत्री सुधांकर सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मांग की है कि बिना परमिशन सीबीआई जांच पर बिहार में रोक लगनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार से जब इस पर पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कौन क्या है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पीएम पद तो दूर की बात है, नीतीश कुमार सीएम भी नहीं रह पाएंगे। लालू प्रसाद यादव जब चाहेंगे जेडीयू को तोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। सुशील कुमार मोदी मंगलवार को जहानाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। वो जहानाबाद सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। सुशील मोदी ने कहा कि कई राज्य के मुख्यमंत्री पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता भी है तो सोच लीजिए देश की स्थिति क्या हो जाएगी। आपको बता दें उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर भी हमला बोला है। कहा कि तेलंगाना की स्थिति खुद ही खस्ता हाल है और उनका जनाधार वहां घट रहा है। बाई इलेक्शन में वो हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने राज्य में नकार दिए जा रहे हैं और जिनका जनाधार घट रहा है, वही लोग बीजेपी के खिलाफ फ्रंट बनने की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि केसीआर गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी का फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। तो बता दें कि ये सुशील मोदी की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं। दिल्ली में चल रहे सियासी तनातनी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कह रहे हैं कि शराब नीति घोटाला हुआ है, और लेकिन सीबीआई ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं। अब ये अन्ना हजारे के कंधे पर रखकर बंदूक भी चला रहे हैं। ये राजनीति में आम बात है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमें किसी भी जांच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सीबीआई ने अपनी सारी जांच पूरी कर ली है। मनीष सिसोदिया से 14 घंटे तक पूछताछ की। उन्होंने उनके सवालों का
संतोषजनक जवाब दिया। उनके लॉकर में भी कुछ नहीं मिला, उन्हें औपचारिक क्लीन चिट दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, अब जब कि सीबीआई जांच में कुछ नहीं निकला, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि वो दिल्ली में विधायकों के 20-20 करोड़ रुपए में कैसे खरीदना चाहते हैं। आपको बता दें, अगर हम इससे नहीं भागे तो वो क्यों, ये सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली की शराब नीति पर मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को लेकर अन्ना हजारे ने कहा कि हर वार्ड में उन्होंने, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब की दुकानें खोली और आयु सीमा 25 साल से 21 साल कर दी। वो शराब का प्रचार कर रहे हैं। मैंने इसके खिलाफ उनकी पहली बार चिट्ठी लिखी है और जब मैं विरोध कर रहा था तो वो मुझे अपना गुरु कहते थे और वो भावनाएं कहां है, ये सवाल अन्ना हजारे ने खड़ा कर दिया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने। राजस्थान के भरतपुर में मंगलवार 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने भरतपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसलिए सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता चंद्रभान सिंह गुलाम नबी आजाद पर भी जमकर बरसे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बयान दिया था कि कांग्रेस को डॉक्टर से इलाज की जरूरत है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कंपाउंडर से इलाज करवाया, उन्हें डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए था। बता दें, ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही है। गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर तंज कसते हुए चंद्रभान सिंह ने कहा कि कांग्रेस के डॉक्टर भी बहुत हैं जिससे उनको इलाज मिल सकता है। गुलाम नबी आजाद को भी यूपीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा था कि जिस कांग्रेस के घर में हम रह रहे थे उसके 3 पिलर गिर चुके हैं। आपको बता दें कि चौथा गिरने वाला है। घर में दबकर हम मरना नहीं चाहते, उससे पहले हमने कांग्रेस छोड़ दी। इस पर कांग्रेस नेता चंद्रभान ने कहा कि उनको घर के 3 पिलर गिरने ही नहीं देने चाहिए थे। अगर मकान गिरने वाला है तो मकान को ठीक करने और उस घर को छोड़कर भाग जाएं। तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ गई। हरियाणा सरकार अपराध पर नियंत्रण के उद्देश्य से सभी शहरों में एक मजबूत सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर रही है। ये बात मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। कौशल ने अधिकारियों को शहरों में सीसीटीवी निगरानी स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यापक घटकों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कौशल ने कहा कि विभिन्न नई और अनूठी पहल का व्यापक अध्ययन जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए फरीदाबाद, करनाल और गुरुग्राम जैसे विभिन्न शहरों में ऐसी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों के साथ समन्वय कर चुनौतियों और कमियों जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। कौशल ने कहा कि चूंकि प्रौद्योगिकी लगातार उत्पन्न हो रही है, इसलिए ऐसी एजेंसियों से भी परामर्श किया जाना चाहिए जो पहले से ही इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं। कौशल ने अधिकारियों को चंडीगढ़ और दिल्ली निगरानी मॉडल का अध्ययन करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में स्मार्ट सीसीटीवी के तहत यह प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके दूसरे गाने ज़ादी वॉर को रिलीज करने पर मानसा की कोर्ट ने रोक लगा दिया। आपको बता दें, ये गाना अब 5 सितंबर तक रिलीज नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने गाने के प्रचार और प्रसार पर भी रोक लगाई है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने मानसा कोर्ट में याचिका दायर की थी कि बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर सलीम मचेंट ने इंटरनेट मीडिया पर यह जानकारी दी है कि वो सिद्धू मूसेवाला के गाने को आधिकारिक तौर पर 2 सितंबर को रिलीज करेंगे। याचिका में इस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए मानसा कोर्ट ने गीत रिलीज करने पर रोक लगा दी है। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला का गाना SYL यूट्यूब से हटा दिया गया था। मूसेवाला का ये गाना कानूनी शिकायत के बाद यूट्यूब से हटाया गया था। ये गाना सिद्धू मूसेवाला के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट पर रिलीज किया गया था। रिलीज होने के तुरंत बाद ये गाना हिट हो गया था। बता दें कि इस गाने के 2 घंटे में 22 लाख लोगों ने इस गाने को देख लिया था। सिद्धू मूसेवाला के हत्या के 26 दिन बाद ये गाना रिलीज किया गया था।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम 30 सितंबर तक पूरा करने और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। मुंबई अहमदाबाद उच्च गति हाई स्पीड रेल कॉरिडोर नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका मकसद देश की वित्तीय राजधानी और गुजरात के वाणिज्य केंद्र के बीच संपर्क में सुधार करना है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के नवंबर 2019 में कार्यभार संभालने के बाद करोड़ों रुपए की लागत वाली इस परियोजना में बाधा उत्पन्न हुई और खासकर महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण के काम में रुकावट आई। इस साल जून में राज्य में सरकार बदलने के बाद भूमि अधिग्रहण परियोजना की प्रतिक्रिया में तेजी आई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित महाराष्ट्र सूचना केंद्र की ओर से ट्वीट किया गया कि मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने सभी अधिकारियों को 30 सितंबर तक मुंबई अहमदाबाद उच्च गति बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को पूरा करने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के महागठबंधन के विधायकों से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को रायपुर के रिजॉर्ट पहुंचे। झारखंड के महागठबंधन के विधायक आज रांची से यहां पहुंचे। आपको बता दें कि विधायकों के साथ करीब 45 मिनट की मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल निकल गए। रिजॉर्ट में 41 विधायक मौजूद हैं और झारखंड में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के विधायक रांची से एक विशेष विमान में छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए थे। सूत्रों के अनुसार राज्य में जारी राजनीतिक संकट के बीच ये कदम भारतीय जनता पार्टी के कथित खरीद फरोख्त के प्रयासों के बचने के लिए उठाया गया है। करीब 41 विधायकों को लेकर एक विशेष उड़ान शाम करीब 4:30 बजे रांची हवाई अड्डे से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए रवाना हुई। उड़ान करीब 5:30 बजे रायपुर हवाई अड्डे पर पहुंची और 81 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन में 39 विधायक हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई अड्डे से बाहर आने के बाद कहा कि यह आश्चर्यजनक कदम नहीं है और ये राजनीति में होता है। हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। विधायक सोरेन के आवास से 2 बसें में निकले और उनमें से एक बस में आगे की सीट पर खुद सोरेन सवार थे। वो बिरसा मुंडा हवाई अड्डे में कुछ देर रहने के बाद बाहर आए और कांग्रेस के एक विधायक ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि विधायकों को गैर भाजपा यानी कि बीजेपी सरकार वाले राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रिजॉर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं।
झारखंड के चतरा जिले में एसिड अटैक से घायल हुई बच्ची को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली शिफ्ट किया गया। आपको बता दें, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है और सीएम सोरेन ने यह आदेश रिम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दिया है। वहीं सीएम ने आदेश के एसिड अटैक में घायल हुई बच्ची को जल्द से जल्द दिल्ली शिफ्ट कराने की प्रतिक्रिया उपायुक्त रांची से शुरू कर दी है। बताया दें कि चतरा की नाबालिग लड़की पर घर में सोते हुए एसिड फेंका गया था, जिसका रिम्स रांची में इलाज चल रहा था। वहीं इस अपराध को करने वाले आरोपी संदीप भारती को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय बन्ना गुप्ता ने रिम्स के वार्ड का दौरा किया और सरकारी खर्च पर इलाज का आश्वासन भी दिया। इस पूरी घटना को लेकर पीड़िता काजल की मां ने कहा कि आरोपी उसकी बेटी पर जबरन बात करने का दबाव बना रहा था। जब बेटी ने उससे बात करने से मना किया तो आरोपी ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी भी दी। ये पूरी बात बेटी ने अपनी मां को बताई और उन्होंने अनहोनी की आशंका के चलते थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को जम्मू में अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। उसी दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय राजधानी में महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम करने वाले हैं। गांधी की रैली के दिन ही जम्मू कश्मीर में होने जा रहे आजाद के इस कार्यक्रम से ये देखने वाली बात होगी कि क्या उस दिन कुछ और खुलासे होंगे या आरोप प्रत्यारोप होंगे, जिस पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आजाद कह चुके हैं कि उनका त्यागपत्र बस शुरुआत है। ये इस बात का संकेत दे रहा है कि वो अपने आने वाले दिनों में गांधी परिवार पर अपना प्रहार तेज करेंगे। उधर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई में इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी है और मंगलवार को इस पूर्व और उप मुख्यमंत्री सहित पार्टी के करीब 64 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और वो गुलाम नबी आजाद के खेमे में शामिल हो गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद के नेतृत्व में इन नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को संयुक्त रूप से अपना त्यागपत्र भेजा है और इसमें कहा गया है कि हम सभी का दशकों तक पार्टी के साथ बहुत लंबा जुड़ाव रहा, लेकिन दुर्भाग्य से हमने पाया कि हमारे साथ किया गया बर्ताव आपत्तिजनक है और साथ ही अपमानजनक भी है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और कभी आजाद के करीबी रहे रसूल वानी ने दल बदलुओं की आलोचना की और कहा कि मुश्किल समय में सिर्फ कायर लोग ही भागते हैं। उन्होंने कहा कि आजाद के वफादार लोग पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो कांग्रेस के वफादार हैं और पार्टी में लगातार बने रहेंगे। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बता दें कि उत्तर से दक्षिण तक भारी बारिश और बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। सब कुछ पानी में तबाह और बर्बाद हो गया है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश अब यूपी के डूबने लगी है। यूपी की नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा किनारे कई कॉलोनी पानी में डूब गई हैं। वाराणसी से सटे मिर्जापुर जिले में गंगा नदी कहर बरपा रही है। उत्तर प्रदेश में खासकर गंगा और यमुना के रौद्र रूप में प्रयागराज से काशी तक तांडव मचा रखा है। ऐसा लगता है कि जैसे एक शहर जल समाधि हो गया हो। संगम नगरी प्रयागराज गंगा और यमुना के उफान ने तटीय इलाकों में डुबो दिया है। पानी इतना ज्यादा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब बता दें कि जिन गलियों में गाड़ियां फर्राट से भागती थी, आज वहां नाव चलती नजर आ रही है। प्रयागराज का बगाड़ा इलाका पूरी तरह पानी के आगोश में समा चुका है। बता दें कि बख्शी बांध के आसपास बनी कॉलोनियों में 8 से 10 फीट तक पानी भर चुका है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। एनडीआरएफ के जवानों के साथ बोट पर सवार होकर केशव प्रसाद मौर्य बांध इलाके में सैलाब का जायजा ले रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।